अच्छा, एक बात सोचिए, हम सब चुंबकों से खेले हैं, है ना? फ्रिज पे चिपकाना या दो चुंबकों को एक दूसरे से दूर धकेलना। हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि उनका एक उत्तर ध्रुव होता है और एक दक्षिण ध्रुव, सीधी सरल रेखा। लेकिन क्या हो अगर चुंबक ऐसे सीधी रेखा में काम ही ना करें? क्या हो अगर परमाणु स्तर पर वो छोटे छोटे घूमते हुए भंवर बना रहे हों, एक जटिल नृत्य की तरह? आज हम इसी कमाल की चीज पर बात करने वाले हैं। हमारे पास फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च है जो जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में छपी है। उन्होंने एक ऐसा क्रिस्टल बनाया है जो ठीक यही करता है। दो अलग अलग क्रिस्टल को मिलाया और एक पूरी तरह से नई चीज बना दी, और जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी के बारे में है कि उन्होंने ये किया कैसे, ये छोटे छोटे चुंबकीय भंवर भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं, और ये खोज विज्ञान के काम करने के तरीके को ही कैसे बदल सकती है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। जब मैं अपने फ्रिज पर कोई चुंबक लगाता हूं तो परमाणु के स्तर पर मतलब हो क्या रहा होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। देखिए, हर एक परमाणु के अंदर एक गुण होता है जिसे हम एटॉमिक स्पिन कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हर परमाणु को एक छोटे से तीर की तरह कल्पना करें। एक तीर? हाँ, एक तीर जो उसकी चुंबकीय दिशा दिखाता है। अब आपके फ्रिज के चुंबक में अरबों खरबों ऐसे परमाणु हैं, और उन सब के तीर एक ही दिशा में एक अनुशासित सेना की तरह लाइन में खड़े होते हैं। इसी सामूहिक ताकत से वो चुंबकीय बल पैदा होता है। मतलब टीम वर्क। सारे परमाणु एक ही दिशा में देख रहे हैं। और यही चीज हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में भी काम करती है ना, जहां डेटा को 0 और 1 के रूप में स्टोर किया जाता है। बिल्कुल। पारंपरिक हार्ड ड्राइव की सतह पर बहुत छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अगर उन क्षेत्रों में परमाणुओं के तीर, मान लीजिए, उत्तर की ओर हैं, तो उसे कंप्यूटर 1 पढ़ता है। अगर वे दक्षिण की ओर हैं तो उसे 0 पढ़ा जाता है। आपकी सारी फिल्में, तस्वीरें, सब कुछ इन नन्हे तीरों की दिशा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, ये तो हुई सीधी और व्यवस्थित प्रणाली। और यहीं पर फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी का काम तस्वीर में आता है और सब कुछ उलट-पुलट कर देता है। उनकी इस नई सामग्री में ये परमाणु एक सीधी लाइन में मार्च नहीं कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि वे भंवर बना रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे अनुशासित सेना ने अचानक एक साथ घूमर करना शुरू कर दिया हो। ये सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, ये उपमा काफी अच्छी है, और यही इसकी खूबसूरती है। इन्हें स्पिन टेक्सचर कहते हैं। ये अव्यवस्थित नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल और स्थिर पैटर्न में घूमते हैं, जैसे छोटे छोटे अपने आप में पूरे बवंडर हों। और ये बवंडर, जिन्हें हम स्काइरमियन कहते हैं, पारंपरिक सीधे तीरों की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प और शक्तिशाली हो सकते हैं। कमाल है। लेकिन मेरा दिमाग इस बात पर अटक गया है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा किया कैसे? मतलब आप परमाणुओं को इस तरह का जटिल नृत्य करने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं? ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता? नहीं, संयोग बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक डिजाइन। इसके पीछे जो सिद्धांत है, वैज्ञानिक उसे एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रक्चरल फ्रस्ट्रेशन, संरचनात्मक हताशा। ये तो किसी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट जैसा लग रहा है जो बनना ही नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लगभग वही है। सोचिए, आप दो अलग अलग तरह के लेगो ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जो एक दूसरे में फिट ही नहीं होते। एक चौकोर है, दूसरा गोल। आप उन्हें एक साथ लाने की जितनी कोशिश करेंगी, वे एक दूसरे का विरोध करेंगे। शोधकर्ताओं ने परमाणु स्तर पर ठीक यही किया। उन्होंने दो ऐसे यौगिक चुने जो रासायनिक रूप से तो बहुत समान थे, लेकिन उनकी क्रिस्टल संरचना यानी परमाणुओं की 3D व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर वे रासायनिक रूप से समान हैं तो उनकी संरचना अलग क्यों है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। उन्होंने जिन दो यौगिकों को मिलाया, उनमें से एक था मैंगनीज, कोबाल्ट और जिर्मेनियम से बना, और दूसरा था मैंगनीज, कोबाल्ट और आर्सेनिक से। अब आवर्त सारणी में जिर्मेनियम और आर्सेनिक बिल्कुल अगल-बगल में हैं। अच्छा। इसलिए उनके रासायनिक गुण बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन जब वे क्रिस्टल बनाते हैं तो उनकी समरूपता, मतलब परमाणुओं के जुड़ने का तरीका, बहुत अलग होता है। तो उन्होंने इन दो असंगत संरचनाओं को एक साथ मिला दिया। फिर क्या हुआ? एक दूसरे से लड़ाई हुई? बिल्कुल। जब उन्होंने इन दोनों को एक साथ एक ही क्रिस्टल में विकसित करने की कोशिश की, तो कोई भी संरचना दूसरी पर हावी नहीं हो सकी।
जर्मेनियम वाली संरचना अपने तरीके से बनना चाहती थी और आर्सेनिक वाली अपने तरीके से। इस टकराव और हताशा के कारण सिस्टम किसी भी एक सरल पैटर्न में स्थिर नहीं हो पाया। तो उसने एक तीसरा पूरी तरह से नया रास्ता निकाला। उसने परमाणुओं के स्पिन को उन जटिल भंवरों में मोड़ दिया। वाह। जैसा कि सहलेखक माइकल शैट्रुक ने कहा भी, हमने सोचा कि शायद ये संरचनात्मक हताशा चुंबकीय हताशा में बदल जाएगी, और वे सही निकले। लेकिन उन्होंने ये देखा कैसे? हम परमाणु स्पिन की बात कर रहे हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। क्या ये सब सिर्फ एक थियरी है? नहीं, उन्होंने इसे साबित किया। उन्होंने ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में न्यूट्रॉन विवर्तन नाम की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया। न्यूट्रॉन विवर्तन, ये क्या होता है? सरल भाषा में कहूं तो आप उस क्रिस्टल पर न्यूट्रॉन की एक बीम फेंकते हैं। ये न्यूट्रॉन खुद छोटे चुंबकों की तरह होते हैं। जब वे क्रिस्टल के अंदर के परमाणुओं से टकराते हैं तो उन परमाणुओं के चुंबकीय स्पिन के कारण वे अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। फिर कंप्यूटर इस बिखराव के पैटर्न का विश्लेषण करता है और एक नक्शा बनाता है कि अंदर के परमाणु कैसे व्यवस्थित है और उनके स्पिन किस दिशा में घूम रहे हैं। बिल्कुल। इस तकनीक ने ही पुष्टि की कि वे वास्तव में स्कायरमियन जैसे भंवर बना रहे थे। ठीक है, ये विज्ञान तो अविश्वसनीय है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन छोटे छोटे भंवरों को बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की गई? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका हमारी जिंदगी से बहुत गहरा लेना देना हो सकता है। इसके कम से कम 3 बड़े संभावित लाभ हैं जो टेक्नोलॉजी में क्रांति ला सकते हैं। पहला है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज? हाँ, ये स्कायरमियंस अविश्वसनीय रूप से छोटे और स्थिर होते हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसी हार्ड ड्राइव बना सकते हैं जो आज की तुलना में कई ज्यादा डेटा स्टोर कर सकेंगी। कितना ज्यादा? क्या हम आज के हार्ड ड्राइव से 10 गुना, 100 गुना ज्यादा डेटा की बात कर रहे हैं? 100 गुना कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन डेटा घनत्व में एक बहुत बड़ी छलांग की बात जरूर है। हम उसी आकार की ड्राइव में कई गुना ज्यादा जानकारी रख पाएंगे। ये इतने स्थिर होते हैं कि डेटा ज्यादा सुरक्षित रहता है। ठीक है, ज्यादा डेटा, ये तो हमेशा ही अच्छा होता है। और दूसरा लाभ? दूसरा लाभ है ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी। हाँ। पारंपरिक हार्ड ड्राइव में चुंबकीय बिट्स को बदलने के लिए काफी ऊर्जा लगती है, लेकिन इन स्कार्मियन भंवरों को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छा। अब इसे बड़े पैमाने पर सोचिए। दुनिया भर में जो विशाल डेटा सेंटर हैं, गूगल, अमेज़न के, वे भारी मात्रा में बिजली की खपत करते हैं और उन्हें ठंडा रखने में भी बहुत खर्च होता है। अगर हम इस नई तकनीक का उपयोग करते हैं तो ऊर्जा की खपत में भारी कमी आ सकती है। वाह, तो ये पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी जीत हो सकती है। ज्यादा डेटा और कम बिजली। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। और तीसरा, आपने क्वांटम कंप्यूटिंग का जिक्र किया था। हाँ, और ये शायद सबसे दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्वांटम जानकारी की नाजुकी। एक क्वांटम बिट या क्यूबिट बहुत अस्थिर होता है। जरा सी भी बाहरी गड़बड़ी उसे नष्ट कर सकती है। जैसे एक साबुन का बुलबुला जो छूते ही फट जाता है। बिल्कुल सही उपमा है। तो ये स्कायरमियन क्या करते हैं? उस बुलबुले के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। बिल्कुल सही। ये एक तरह का टोपोलॉजिकल संरक्षण प्रदान करते हैं। क्योंकि ये भंवर एक स्थिर संरचना है, वे बाहरी गड़बड़ी के प्रति बहुत प्रतिरोधी होते हैं। आप उस नाजुक क्वांटम जानकारी को इन स्कायरमियन के अंदर कूटबद्ध कर सकते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। तो मतलब हम ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बना पाएंगे जो गलतियां नहीं करेंगे। हाँ, ये फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। कई वैज्ञानिक इसे क्वांटम कंप्यूटिंग का होली ग्रेल या परम लक्ष्य मानते हैं। ये तो दिमाग चकरा देने वाला है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो मुझे बहुत आकर्षक लग रहा है, और वो है इसे करने का तरीका। ये सिर्फ क्या खोजा गया उसके बारे में नहीं है, बल्कि कैसे खोजा गया उसके बारे में भी है। ऐसा लगता है कि ये विज्ञान करने के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत है। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ गए हैं। पारंपरिक रूप से सामग्री विज्ञान का काम कुछ इस तरह होता था। वैज्ञानिक हजारों सामग्रियों को लेते थे और एक एक करके उनका परीक्षण करते थे, इस उम्मीद में कि शायद किसी में उन्हें अपने मतलब का गुण मिल जाए। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। मतलब खोज करना, जैसे कोई खजाना खोज रहा हो। सही कहा। लेकिन इस अध्ययन ने इसके ठीक विपरीत किया।
उन्होंने खोज नहीं की, उन्होंने डिजाइन किया। डिजाइन किया? हाँ, उन्होंने केमिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया। वे पहले से जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें चुंबकीय भंवर चाहिए थे। फिर उन्होंने सोचा, हम ऐसा कौन सा सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें वहां तक पहुंचाए, और उन्होंने स्ट्रक्चरल फ्रस्ट्रेशन के विचार को एक गाइड की तरह इस्तेमाल किया। तो ये एक नक्शा लेकर खजाने तक पहुंचने जैसा है, न कि बिना नक्शे के भटकने जैसा। बिल्कुल। जैसा कि स्नातक छात्र यान कैम्बल ने कहा, लक्ष्य भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित करना है। ये कहने में सक्षम होना कि अगर हम इन दो चीजों को इस खास तरीके से मिलाते हैं तो हमें ये नया गुण मिलेगा। ये तो रसायन विज्ञान को एक कला से एक इंजीनियरिंग विज्ञान में बदलने जैसा है। बिल्कुल, और इसके व्यवहारिक लाभ भी बहुत बड़े हैं। अक्सर अद्भुत गुणों वाली सामग्रियां दुर्लभ या बहुत महंगे तत्वों से बनी होती हैं। ये दृष्टिकोण हमें अधिक सामान्य और सस्ते तत्वों का उपयोग करके वही गुण बनाने की अनुमति दे सकता है। तो लागत कम हो सकती है और निर्माण आसान हो सकता है। सही बात है। हम सिर्फ वही उपयोग करने तक सीमित नहीं रहेंगे जो प्रकृति हमें देती है। हम वो बना सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दो अलग-अलग असंगत क्रिस्टल को एक साथ बढ़ने के लिए मजबूर किया। इस हताशा ने परमाणुओं के स्पिन को अद्वितीय चुंबकीय भंवर बनाने पर मजबूर कर दिया, और ये भंवर या स्कार्मियन डेटा स्टोरेज, ऊर्जा दक्षता और यहां तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य को बदल सकते हैं। और शायद उससे भी बड़ी बात यह है कि ये अध्ययन सामग्री विज्ञान में काम करने का एक नया शक्तिशाली तरीका दिखाता है। ये सिर्फ एक नई सामग्री की खोज नहीं है, ये नई सामग्री बनाने के एक नए दर्शन का प्रमाण है। ये हमें खोजकर्ता से निर्माता बनने की ओर ले जाता है। ये पूरी चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है, और ये मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। यहाँ का केंद्रीय विचार स्ट्रक्चरल फ्रस्ट्रेशन था। परमाणु स्तर पर संघर्ष और तनाव पैदा करके एक उपयोगी परिणाम बनाना। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है, भौतिक विज्ञान के बाहर और किन क्षेत्रों में दो स्थिर प्रणालियों के बीच जानबूझकर एक नियंत्रित तनाव पैदा करने से कुछ पूरी तरह से नया और मूल्यवान निकल सकता है। सोचिए, क्या संगीत की दो अलग-अलग शैलियों को मिलाकर एक नई शैली बनाई जा सकती है, या दो अलग-अलग व्यावसायिक रणनीतियों के बीच एक रचनात्मक तनाव पैदा करके एक नया बाजार बनाया जा सकता है। शायद नवाचार का रहस्य स्थिरता में नहीं बल्कि नियंत्रित टकराव में छिपा है।